कल हम लोग बात कर रहे थे कि संविदा में जिस काम को करने का करार किया गया है, अगर काम को करने के करार के उपरांत परिस्थितियों में तब्दीली होती है और परिस्थितियों में तब्दीली के कारण वो काम करना असंभव हो जाए या विधि विरुद्ध हो जाए, तो संविदा तत्क्षण शून्य हो जाती है। और अगर संविदा शून्य हो गई तो फिर वचनदाता पर अपने वचन के पालन का कोई उत्तरदायित्व तो ये बचता ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 56 लास्ट लाइन में यही कह रहा है। वो कहता है कि ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा के किए जाने के पश्चात असंभव या किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधि विरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। तो ये कह रहा है कि संविदा हुई और किसी काम को करने के लिए हुई, लेकिन बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वो काम किया जाना या तो असंभव हो गया और या विधि विरुद्ध हो गया, तो संविदा शून्य हो गई। और जब शून्य हो गई तो किसी भी पक्षकार पर संविदा के अपालन का दोष ये रखा ही नहीं जा सकता और किसी भी पक्ष को संविदा के अपालन हेतु उत्तरदायी है ये ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्यों? संविदा व्यापार से जुड़ी है। संविदा व्यापार से ही जुड़ी हो ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी अधिकांश मामलों में संविदा व्यापार से जुड़ी होती है और व्यापार से जुड़ी न भी हो तो भी संविदा द्वारा जिस काम को करने का वचन दिया जाता है उस काम का किया जाना वचन ग्रहीता और वचनदाता दोनों के लिए कहीं ना कहीं मूल्यवान होता है, क्योंकि उस काम को जब वचनदाता करेगा तभी वचनदाता की इच्छा पर संविदा में जिस प्रतिफल को देने का वचन ग्रहीता ने दिया है वो देगा, अन्यथा वचन ग्रहीता कोई प्रतिफल वचनदाता को क्यों देगा? और वचन ग्रहीता कोई प्रतिफल वचनदाता को देगा तो इसका मतलब ही ये है कि वचनदाता जिस कार्य या कार्य विरति को वचन ग्रहीता के प्रति करना चाहता है वो स्वयं वचन ग्रहीता के लिए मूल्यवान है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो वचन ग्रहीता ने उस कार्य या कार्य विरति के प्रति अपनी अनुमति दी ही नहीं होती, और अगर अपनी अनुमति नहीं दी होती तो बात तो आगे ही नहीं बढ़ी होती, क्योंकि करार का जन्म जहां से हो रहा था वो तो प्रस्ताव से हो रहा था, और प्रस्ताव किसकी ओर से आया था? वचनदाता की ओर से। और वचनदाता ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव में उसने क्या कहा था कि हम कुछ करना चाहते हैं या किसी काम से विरत रहना चाहते हैं, इसके लिए आप अपनी अनुमति हमें दे दीजिए। और ये बात जब उसने संसूचित की थी वचन ग्रहीता को, तो वचन ग्रहीता ने उस कार्य या कार्य विरति के प्रति अपनी अनुमति दी थी। और सामान्य सिद्धांत यह है कि वचन ग्रहीता ने ऐसा किया ही नहीं होता यदि वो काम जिसे करने या जिससे विरत रहने का प्रस्ताव वचनदाता दे रहा है वो स्वयं वचन ग्रहीता के हित में ना होता, तो वचन ग्रहीता ऐसा क्यों करता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि संविदा द्वारा करारित काम इसे किए जाने में दोनों पक्षों का हित है। सामान्य तौर पर संविदा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होगी, इसलिए सामान्य तौर पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है कि अगर कोई भी पक्षकार संविदा में जिस काम को करने का वचन उसने दिया है उसको नहीं करेगा तो वो
दूसरे पक्षकार के प्रति दायित्व के अधीन रहेगा। लेकिन अगर संविदा के किए जाने के समय वचनदाता ने जिस काम को करने का वचन दिया था, वो वचन जिन परिस्थितियों में है, उन परिस्थितियों में इस कदर तब्दीली है कि अब वचनदाता से उसके वचन के पालन की मांग करना ये पूरी तरह एक ऐसे काम को करने की मांग है जिसे करना वचनदाता के स्थान पर कोई भी हो उसके लिए संभव नहीं होगा। तो न्याय फिर यह कहता है कि संविदा को शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि वचनदाता ने जिस काम को करने का वचन दिया था वो एक संभव काम था, वो एक संभव काम था। उसके वचन का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी असंभव काम को करने का वचन यह दिया होगा या किसी ऐसे काम को करने का वचन दिया होगा जिसका विधि विरुद्ध हो जाना वो जानता हो, उसने किसी अवैध काम को करने का वचन दिया होगा। यह सामान्य बुद्धि की सोच के परे की बात है। इसलिए ऐसी दशाओं में कानून की स्थिति यही होनी चाहिए जो सेक्शन 56 में है कि संविदा शून्य हो जाएगी और पक्षकार अपने अपने दायित्व से मुक्त समझे जाएंगे। लेकिन इसकी आड़ लेकर पक्षकार अपने वचनों का अपालन इसे करने का प्रयास कर सकते हैं। और कल भी हमने कहा कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि दुनिया परिवर्तनशील है। जिस समय पक्षकार संविदा करेंगे उस समय से लेकर वचन के पालन का जो समय आएगा उस समय तक कुछ परिवर्तन तो आ ही जाएगा। वचनदाता जिस समय किसी काम को करने का वचन देगा, क्योंकि संविदा में वचन के पालन का जो प्राथमिक दायित्व है वो वचनदाता पर ही होता है, वचन ग्रहीता पर द्वितीयक दायित्व होता है। जब वचनदाता अपने वचन का पालन कर देगा तब वचन ग्रहीता का प्रतिफल देने का दायित्व ये प्रारंभ होगा। तो प्राथमिक दायित्व तो वचनदाता पर ही है। और हम लोग संविदाओं के पालन संबंधी विषय पर चर्चा करने जो सेक्शन 37 से शुरू हुआ है, ठीक है, और आपका 56 तक आया है, आगे भी जाएगा 57, 58 वो भी जाएगा। तो प्राथमिक तौर पर तो वचनदाता पर ही है सारा का मामला। तो अगर वचनदाता सिर्फ इस आधार पर कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यह मान लिया जाना चाहिए कि संविदा में जिस काम को करने का वचन दिया गया था उसका किया जाना असंभव हो गया है, ये चाहे तो इसे मानना ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक तो प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन वचन के पालन को असंभव नहीं बनाता। कई बार तो परिवर्तन आपके लिए सुविधाकारक और हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन हुआ और वचनदाता के लिए अब उस वचन का पालन करना और ज्यादा सुविधाजनक हो गया। हमने 1000 कुंटल गेहूं आपको 200 रुपए कुंटल के हिसाब से सप्लाई करने का वचन दिया था और अब 180 रुपए कुंटल गेहूं की कीमत बची तो और भी ज्यादा आसान हो गया। लेकिन अगर परिस्थितियों में परिवर्तन इस प्रकार भी हुआ कि वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना कठिन हो गया है, ठीक है, दुर्भर हो गया है, नुकसानदायक हो गया है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि असंभव हो गया है। असंभवता, कठिन हो जाना, दुर्भर हो जाना, नुकसानदायक हो जाना, ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। और सेक्शन 56 ये नहीं कहता
कि संविदा में जिस काम को करने का वचन दिया गया, यदि वचनदाता के लिए उसे करना कठिन हो जाए, दुर्बल हो जाए, नुकसानदायक हो जाए, तो संविदा क्षण शून्य हो जाती है और वह अपने वचन के पालन के दायित्व से मुक्त हो जाता। ऐसा नहीं कहती सेक्शन 56। और कानून जो नहीं कहता उसके कहने की उपधारणा हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि कानून ऐसा कहता होगा। कानून जो कह रहा है वो बिल्कुल सामने है। तो जब तक वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना असंभव ना हो जाए, तब तक वचनदाता अपने वचन के पालन से मुक्ति नहीं पा सकता। और यदि वचन के पालन के असंभव हुए बिना या किसी ऐसी घटना के कारण जिसके कारण, देखिए शब्द सुन लीजिए, उसने कहा किसी ऐसी घटना के कारण जिसके कारण वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना विधि विरुद्ध हो गया है। किसी ऐसी घटना के कारण उसने कहा है। इसका अर्थ सदा और सर्वदा यह नहीं होगा कि विधिक स्थिति में परिवर्तन आया है और अब उस संविदा का पालन किया जाना कानून के खिलाफ हो गया। कोई ऐसी घटना घटित हुई है। हमने अमेरिका से माल मंगाने की संविदा की थी और तब तक अमेरिका से हमारा युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, अब जो युद्धरत देश है हमारे देश से, वो शत्रु देश हो गया और शत्रु देश से की गई व्यापार की संविदा लोक नीति के विरुद्ध मानी जाएगी। ठीक है ना। और लोक नीति के विरुद्ध जो कुछ है वो धारा 23 के मुताबिक शून्य है। ठीक है ना। तो कहता किसी ऐसी घटना के कारण, ये शब्द उसने लिखे, तो ऐसी घटना जो शब्दों की परिधि है वो बढ़ गई है। इसमें केवल विधिक स्थिति में परिवर्तन ही नहीं आएगा। ठीक है ना। ऐसी प्रत्येक घटना आ जाएगी जिसके कारण से संविदा का पालन अर्थात वचनदाता के द्वारा अपने वचन की आपूर्ति विधि विरुद्ध हो गई है। उनमें से एक स्थिति यह भी है कि विधिक स्थिति में ही परिवर्तन हो गया और वचनदाता ने जिस काम को करने का वचन दिया था, सीधे सीधे उस काम का किया जाना गैर कानूनी बना दिया गया। ये एक स्थिति है। इसके अलावा भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, जिनमें कोई घटना घटी हो और जिसके कारण से, और घटना ऐसी हो कि वचनदाता उसका निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि घटना अगर ऐसी है कि वचनदाता उसका निवारण कर सकता है, ठीक है, तब तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि वचनदाता अपने वचन का पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि आप तो निवारण कर सकते थे। अगर घटना ऐसी है कि जिसका निवारण वचनदाता अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर ही नहीं सकता और वो घटना स्वयं वचनदाता के वचन का पालन विधि विरुद्ध बनाए दे रही है, तो संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है ना। शर्तें लगी हैं, बड़ी सशर्त बात है, अशर्त बात नहीं है। ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। धारा 23 तो बताए कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध हैं, कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध हैं, ये उसने बताया धारा 23। तो धारा 23 में जो स्थितियां वर्णित हैं उसमें लोक नीति के विरुद्ध होना, अनैतिक होना, यह भी शामिल है। ठीक है ना। और लोक नीति और अनैतिक अगर उस काम का किया जाना समझा जाने लगा है जिस काम को करने का वचनदाता ने वचन दिया है, ठीक है, और वचनदाता उस काम का किया जाना लोकनीति के विरुद्ध और अनैतिक न समझा जाए, ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा समझा नहीं सकता लोगों को, तो धारा 23 के मुताबिक अब उसके द्वारा अपने वचन का पालन विधि विरुद्ध हो गया है। ठीक है ना।
और जो कुछ विधि विरुद्ध हो गया तो वो वचन शून्य हो गया है, ये कहा जाएगा। लेकिन जरूरी असंभव हो जाए, असंभव। तो इसी प्रश्न की जांच चली है, आपकी किताबों में जो मुकदमे दिए हैं उनमें न्यायालय ने यही निर्धारित करने की कोशिश की है कि कब कब यह मान लिया जाए कि वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया था, ये कब कब माना जाए, इसी बात को निर्धारित करने की कोशिश न्यायालय ने लगातार उन मामलों में की है जिनकी चर्चा आपकी किताबों में हुई है, और उसने कुछ श्रेणियां विकसित कर दी है। ठीक है, उसने कुछ श्रेणियां विकसित की। उन श्रेणियों में उसने कहा कि अगर परिस्थितियां ये हो जाएं, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि वचनदाता के द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया था, और ये श्रेणियां अंतिम रूप से विकसित हो गई हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये स्थिति हम लोगों ने बहुत जगह देखी है। कौन सी संविधाएं लोक नीति के विरुद्ध होती हैं? जब धारा 23 पर चर्चा कर रहे थे तब भी एक श्रेणियां लोक नीति के विरुद्ध होने की उन्होंने कुछ विकसित की है न्यायालयों ने अपने निर्णय से, कि अगर ये स्थिति हो तो संविदा को लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा। लेकिन वो श्रेणियां पूर्ण नहीं है, नई श्रेणी का विकास संभव है। ठीक है ना, जैसे उन्होंने कहा था कि शत्रु देश से व्यापार की संविदा लोक नीति के विरुद्ध मानेंगे हम। ठीक है, रिश्वत देकर लोक पद हासिल करने की संविदा को हम लोक नीति के विरुद्ध मानेंगे। ठीक है, तो लोक नीति के विरुद्ध कौन कौन सी संविधाएं हम मानेंगे, उसकी श्रेणियां विकसित हो रही हैं लगातार, और जितनी विकसित हो गई वे आपकी किताबों में दी गई थी। ऐसे ही वचनदाता द्वारा दिया गया वचन किन परिस्थितियों में असंभव बन गया है, यह माना जाए, उन श्रेणियों का विकास लगातार चल रहा है। जो श्रेणियां विकसित हो गई हैं उनकी चर्चा आपकी किताबों में हुई है, लेकिन वे श्रेणियां पूर्ण नहीं हैं, अंतिम नहीं हैं। नई श्रेणी का विकास संभव है, लेकिन न्यायालय कभी भी किसी काम को बहुत जल्दबाजी में नहीं करता। नई श्रेणी का विकास भी बहुत सोच समझकर ही किया जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता यह बात नहीं। जैसे यही स्थिति अपकृत्य में रहती है। जब हम लोग अपकृत्य पर चर्चा करेंगे तो वहां क्या कहता है, दो परिभाषाएं अपकृत्य की आती हैं। सामंड कहता है यह अपकृत्यों की विधि है, और विनफील्ड कहता है यह अपकृत्य विधि है, यह अपकृत्य की विधि है। तो जब हम लोग वहां चर्चा करेंगे तब सामंड और विनफील्ड को ढंग से डिस्कस करेंगे, वो चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन वहां जो चर्चा तब आएगी, उस चर्चा के मुताबिक एक बात जो निर्धारित होगी वो अभी हम कह देते हैं। जब हम लोग वो चर्चा करेंगे तब ये बात कहेंगे हम कि विनफील्ड का कानून ये निर्धारित करने के काम आता है, यानी विनफील्ड की जो परिभाषा है अपकृत्य की, वो ये निर्धारित करने के काम आती है कि किसी स्थिति को अपकृत्यात्मक माना जाए या न माना जाए। ठीक है ना, किसी स्थिति को अपकृत्यात्मक माने हम या न माने, इतना। और सामंड की परिभाषा इस काम आती है कि यह स्थिति भले ही अप्रत्यात्मक होगी, लेकिन क्या इसे कानूनी तौर पर हम अपकृत्य की मान्यता दे दें? ठीक है ना, जैसे आपको कोई गाली दे तो खराब लगेगा। ठीक है, ये महापुरुषों की बात होगी कि उन्हें गाली खराब नहीं लगती थी। ठीक है, क्यों खराब नहीं लगती? क्योंकि महापुरुष होते ही नहीं है, होते ही नहीं। मीनिंग देयर बाय, जिन्हें आप जान रहे हो कि ये कबीर हैं, कबीर खुद जान रहे हैं कि हम वो कबीर नहीं है। कबीर खुद कह रहे हैं कि जब मैं था
तब हरि नहीं है। अब हरि है, मैं ना है। ठीक है, तुम कह रहे हो ये कबीर है, और कबीर कहते हैं कि अब तो हम है ही नहीं, अब तो हरि ही हरि है। तो तुम अगर हमें गाली दे रहे हो तो हमें कहां दे रहे हो? जिसे दे रहे हो वो खुद निपटेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो है ही नहीं। ठीक है भाई, उनकी तो घोषणा यही है कि जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है, मैं ना है। अब हम हैं कहां जो तुम हमें गाली दे लोगे? दे रहे हो तो दो, जिसे दे रहे हो वो खुद ही तुम्हें देख लेगा, हमसे लेना देना क्या? और अगर विस्तार की बात करें तो तुम में भी तो वही है, जो हम में है वही तो तुम में है। तो तुम अगर हमें गाली दे रहे हो तो खुद को ही तो दे रहे हो, हमें कहां दे रहे हो? तो महापुरुष तो इस दृष्टि से देखना है, इसलिए उन्हें तो गाली देने पर क्षोभ और गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है ना, लेकिन आम आदमी को आएगा। ठीक है, लेकिन हर बार जब तुम्हें गाली दी जाएगी तो आपराधिक अभित्रास उत्पन्न नहीं होगा, जो 504 आईपीसी में परिभाषित था पहले। वो कहता है कि जब किसी को इसलिए प्रकोपित करने के, ठीक है, इसलिए प्रकोपित करने के आशय से कोई काम किया जाए कि वो प्रकोपित हो और लोक शांति भंग कर दे। अगर सिर्फ तुम्हें क्षुब्ध करने के लिए गाली दी जा रही, सिर्फ तुम्हें अपमानित करने के लिए, तो मानहानि का अपराध तो हुआ। ठीक है ना, तब मानहानि का अपराध हुआ है, लेकिन आपराधिक अभित्रास नहीं हुआ। ठीक है, यही कानून की बारीकी है और यही उसकी खूबसूरती है। गाली दी गई, खराब भी लगा है तुम्हें, लेकिन गाली अगर इस आशय से दी गई कि आप प्रकोपित हो और लोक शांति भंग कर दें, ठीक है, इसका मतलब आप प्रकोपित भी हो, क्षुब्ध अनुभव करें, क्षुब्ध अनुभव करके आप गुस्से में आए और गुस्से प्रकोपन में आए और प्रकोपन हो में आकर लोक शांति भंग करे, तुम भी गाली देने लगो हमें, या मेरे कंटापी जाने दो। ठीक है, तब अपराधी का वित्रास हुआ। ठीक है, अगर मेरा आशय सिर्फ इतना है कि हम तुम्हें क्षुब्ध करें और तुम क्षुब्ध हुए, लेकिन लोक शांति भंग नहीं करो, ठीक है, तब क्या हुआ? मानहानि। ठीक है, यह अपमान वचन है और यह इसके लिए अकृत्य, इसमें आएगा मसला। ठीक है ना, तो वही बात हम कह रहे हैं कि कोई स्थिति अकृत्य कारक है, किसी स्थिति को अकृत्य माना जाए या न माना जाए, यह विनफील्ड की परिभाषा से तय किया जाएगा। लेकिन विनफील्ड की परिभाषा के मुताबिक जो अकृत्य है उसे अकृत्य की कानूनी मान्यता दे दी जाए या न दी जाए, यह न्यायालय तय करता है और लंबे समय में तय करता है। ठीक है ना, और जब वो लंबे समय में ये देखता है कि ये स्थिति लगातार समाज में बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो विनफील्ड की परिभाषा के मुताबिक अप्रत्यात्मक भी है, लेकिन अभी उसे अकृत्य की कानूनी मान्यता नहीं है। ठीक है, और वो लगातार समाज में बढ़ रही है और समाज में बढ़ने के कारण समाज को अब उससे ऐसा नुकसान होने लगा है कि समाज को अब उस अकृत्य के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। तब न्यायालय क्या करता है कि उस स्थिति को कानूनी तौर पर अकृत्य घोषित कर देता है। ठीक है, यह स्वयं विधायिका उस विशेष काम को, ठीक है, अपने द्वारा अकृत्य घोषित करते हुए उसे अवैध बना देती है और उसके लिए या तो दंड या प्रतिकर इस रूप में अनुतोष उपलब्ध करा देती है। जैसे क्या हुआ कि किसी सर्विस प्रोवाइडर को, चाहे बिजली देने वाला है, चाहे मोबाइल की सर्विस चलाने वाला है, चाहे LIC वाला है, वो आपसे पैसा ले रहा है सेवा देने के लिए और सेवाओं में त्रुटि कर रहा है जानबूझकर या लापरवाही से। ठीक है, तो विधायिका ने स्वयं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, उसको अवैध घोषित कर दिया और उसके लिए प्रतिकर संबंधी अनुतोष दे दिया। अगर विधायिका न देती तो यही काम न्यायालय कर देता।
ठीक है, तो कानूनी संरक्षण न्यायालय भी देता है, कानूनी संरक्षण विधायिका भी देती है। तो नई अकृत्यात्मक स्थिति का जन्म, ठीक है, वो स्थिति तो हमेशा अकृत्यात्मक थी भाई। जो अकृत्यात्मक स्थिति है वो तो हमेशा से अकृत्यात्मक है, लेकिन उस अप्रत्यात्मक स्थिति को कानूनी मान्यता अप्रत्यात्मक स्थिति के रूप में बाद में मिलती है, ठीक है ना। और जब कानूनी मान्यता मिल जाती तो नए अप्रत्य का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। नए अप्रत्य का जन्म होता है। जैसे आप देखते हैं ना, मानानी पुराना अप्रत्य है, अतिचार पुराना अप्रत्य है, ठीक है, आपका उपेक्षा पुराना अप्रत्य है, ठीक है, मिथ्या कारावास थोड़ा नया अप्रत्यय है, आपराधिक अभित्रांश थोड़ा नया अप्रत्यय है, हमला नया अप्रत्यय है, ठीक है, संपरिवर्तन नया अप्रत्यय है, और पासिंग ऑफ सबसे नया अप्रत्यय, ठीक है। पासिंग ऑफ को अभी मान्यता मिली है, एक 10-20-50 साल पहले, ये बहुत नया अप्रत्यय है। तो नई अप्रत्यात्मक स्थितियों को जन्म मिल सकता है, और अप्रत्यों की श्रेणी अभी पूर्ण नहीं हुई है, नए अप्रत्य जन्म ले सकते हैं, ठीक है ना। और उनके जन्म लेने की प्रक्रिया क्या होगी, जब अप्रत्य कभी बात करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन वही स्थिति यहां भी है। कब कब वचनदाता द्वारा जिस काम को करने का वचन दिया गया था उसका किया जाना वचनदाता के लिए असंभव हो गया है, ये मान लिया जाए। ये कब कब मान लिया जाए, इस संबंध में कुछ स्थितियों को श्रेणीबद्ध न्यायालय ने कर दिया है, और न्यायालय ने कहा है कि अगर ये स्थितियां, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि वाकई इन स्थितियों में वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन किया जाना असंभव हो गया। लेकिन वो स्थितियां नहीं, वो स्थितियां नहीं। और वचनदाता धारा 56 या असंभवता का तर्क लेकर, या संविदा के नैराश्य के सिद्धांत का तर्क लेकर, या फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट सिद्धांत का तर्क लेकर अपने दायित्व से बचना चाहे तो उसे इसकी अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कब कब असंभव माना जाता है, प्रश्न ये उठता है। तो इस संबंध में सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है, ठीक है, वो इंग्लैंड के मुकदमे से होती है। पैराडाइन वर्सेस, ठीक है, कौन सा है, जैन करके कोई है मुकदमा, पैराडाइन वर्सेस जैन। इसमें हुआ क्या, पट्टे पर एक संपत्ति ली गई किराए पर, ठीक है, पट्टे पर कुछ संपत्तियां ली गई और मध्यवर्ती घटना घटित हो गई। मध्यवर्ती घटना यानी जिस समय वचनदाता ने अपने वचन को, ठीक है, अपने वचन के अंतर्गत किसी काम को करने का वचन दिया, और जिस समय वचन जिस काम को करने के लिए दिया गया था उस काम को करने का जब समय आया, इन दोनों समयों के बीच में कोई घटना घटित हो गई, और उस घटना के घटित होने के कारण वो संपत्ति जो पट्टे पर ली गई थी वो कभी वचनदाता को प्राप्त ही नहीं, लेकिन वचनग्रहीता ने किराए की मांग की। उन्होंने कहा कि संविदा समाप्त नहीं हुई, संविदा इनके लिए हानिकर हो गई। जैसे आपने एक मकान किराए पर लिया, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए नहीं लिया, ठीक है, हमने कहा ना पैराडाइन वर्सेस जैन से मामले की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर विधि की स्थिति में परिवर्तन आएगा, टेलर वर्सेस कॉपडेल, दिस इज द सूट, दिस इज द लिटिगेशन, ठीक है, जिसमें विधि की स्थिति में परिवर्तन आएगा, टेलर वर्सेस कॉपडेल। और वैसे फिर हमारे देश में
सत्यनारायण घोष वर्सेस मंगनीलाल बांगुर, यह मुकदमा है, उसमें हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारे देश की विधि भारतीय संविधान अधिनियम के मुताबिक प्रतिपादित होगी, ठीक है ना। लेकिन पैराडाइन वर्सेस जेन और आपका टेलर वर्सेस काब्डेल, ये वो मुकदमे हैं जिन पर धारा 56 निर्मित हुई और असंभवता के सिद्धांत को पहली बार, ठीक है, व्याख्यायित किया गया। तो आप जानते हैं जब बात की शुरुआत होती है तो बड़ी मोटी मोटी बातें होती हैं, ठीक है, बड़ी महीन बातों की ओर दृष्टि जाती नहीं है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आपने एक नदी के किनारे है एक मकान ले लिया है किराए पर, ये चलिए नदी के किनारे नहीं लिया, पैराडाइन वर्सेस जेन के तथ्य क्या हैं ये हमें याद नहीं है, लेकिन जो भी तथ्य हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है जैसे तथ्यों का जिक्र हम कर रहे हैं। कि क्या किया गया, नदी के किनारे मकान ले लिया, समुद्र के किनारे मकान ले लिया, कहीं और ले लिया, और कहीं और ले लिया तो मानिए भूकंप आ गया, मकान धंस गया। नदी के किनारे ले लिया तो मानिए बाढ़ आ गई और 6 महीने तक बाढ़ रही, पानी नदी का पानी मकान में रहा और मकान का कोई उपयोग नहीं हो पाया, ठीक है। एक उद्देश्य के लिए लिया था आपने मकान, लेकिन उस उद्देश्य का जिक्र संविदा में हो जरूरी नहीं है। लिया तो हमने रहने को है, लेकिन संविदा करते समय हमने ये आपको बताया हो कि देखो हम रहने के लिए ले रहे हैं, जरूरी नहीं है। हमने कहा सिर्फ हम आपका मकान किराए पे ले रहे, किस उद्देश्य से ले रहे, क्यों ले रहे, क्या बात है, ये संविदा के निबंधन नहीं है, ठीक है ना। संविदा में किसी उद्देश्य का जिक्र नहीं, और उद्देश्य क्या करता है, संविदा पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है ना। संविदा में उद्देश्य का जिक्र है, इसका मतलब यह हो गया कि अगर उस उद्देश्य की आपूर्ति नहीं हो सकती है तो संविदा को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तार्किक तौर पर देखें कि संविदा में उद्देश्य का जिक्र होने पर क्या परिणाम होगा, तो परिणाम यही होगा कि अगर उद्देश्य की आपूर्ति असंभव हो जाए, पक्षकारों ने जिस उद्देश्य के लिए संविदा की उस उद्देश्य की आपूर्ति असंभव हो जाए तो संविदा को शून्य हो जाना चाहिए, ठीक है। तार्किक परिणाम यही होगा, और यह तार्किक परिणाम आगे स्वीकार भी होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बात शुरुआती स्टेज में है। आपने मकान किराए पर लिया है, आपने कहा कि हम मकान किराए पर ले रहे हैं, यानी पूरी तरह अप्रतिबंधित संविदा है, कोई प्रतिबंध इस पर नहीं लगा हुआ, न उद्देश्य संबंधी न किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, कोई प्रतिबंध, कोई शर्त इसमें नहीं है, अशर्त है मामला पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह अशर्त है। हम आपका मकान किराए पर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, जिक्र नहीं, क्या करेंगे हम मकान का कुछ पता नहीं, किस शर्त पर ले रहे ये भी कुछ पता नहीं, कोई शर्त ही नहीं, ठीक है ना। और एक चीज बेसिक ध्यान में रखेंगे कि न्यायालयों का काम पक्षकारों के बीच संविदा की शर्तें तय करवाना नहीं है। पक्षकार कानून की सीमा में रहते हुए अपनी संविदा की शर्तें खुद तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय का काम सिर्फ वहीं शुरू होता है जहां पर पक्षकार संविदा की शर्तों को अनुपालित करने से इनकार कर देते हैं और संविदा की शर्तें कानून की सीमा के भीतर होती हैं, तब न्यायालय का काम शुरू होता है। आपने अप्रतिबंधित प्रकृति की संविदा की जिसमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय तो आपसे कहने आने वाला नहीं कि साहब इसमें उद्देश्य तो स्पष्ट करो कि क्यों ले रहे हो मकान, न्यायालय तो नहीं कहेगा ना। न्यायालय तो जो संविदा आप लेकर आए हो
उसे देखेगा और देखेगा कि धारा 10 के मुताबिक एक वैध संविदा है या नहीं, और अगर धारा 10 के मुताबिक एक वैध संविदा है तो आपने पालन किया या नहीं, और अगर पालन नहीं किया तो वो पक्षकार कौन है जिसने पालन किया, और जिसने अपालन किया उसकी पहचान होते ही संविदा की प्रकृति के मुताबिक संविदा के अपालन है तो या तो क्षतिपूर्ति या ठीक है इक्विटेबल रिलीफ यानी सामयिक अनुतोष यानी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन ये न्यायालय कराएगा, यही उसकी ड्यूटी है। न्यायालय आपके बीच संविदा कराने नहीं आने वाला है, ठीक है मेरी बात। देखिए कानून पर जब निगाह डाले तो पूरा एक्ट आपके ध्यान में होना चाहिए, तभी ठीक से उस पर बात हो सकती है। आपने पट्टा ठीक है पट्टे पर मकान लिया, किराए पर मकान ले लिया, भूकंप आया धंस गया, समुद्र बढ़ाया आगे, मकान समुद्र में पहुंच गया, नदी बढ़ गई और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए मकान का। आप कह रहे हैं हम किराया नहीं देंगे क्योंकि असंभव हो गया, ठीक है। मध्यवर्ती घटना घटी, भूकंप आया, मध्यवर्ती घटना घटी, समुद्र बढ़ा, मध्यवर्ती घटना घटी, नदी बढ़ गई और इसकी वजह से हमने जिस काम को करने का वचन दिया था कि हम आपका किराया देंगे वो देना मेरे लिए संभव नहीं रह गया क्योंकि संविदा का पालन असंभव हो गया, इसलिए इसको शून्य हो जाना चाहिए। इसी प्रकार का तर्क पैराडाइन वर्सेस जैन में वचनदाता के द्वारा दिया गया तथ्य इसी ढंग के थे। इनमें से क्या स्थिति थी ये हम नहीं बता पा रहे क्योंकि मेरे सामने नहीं है, लेकिन यही स्थिति लगभग थी, लगभग नहीं यही स्थिति थी। इन तथ्यों में से ही कोई एक तथ्य था और संविदा अप्रतिबंधित थी। न्यायालय ने कहा कि भाई किराया तो देना पड़ेगा क्योंकि संविदा का पालन असंभव नहीं हुआ। नो डाउट संविदा में मध्यवर्ती घटनाओं के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि अब ठीक है संविदा का पालन वचनदाता के लिए नुकसानदायक हो गया। ये सही है भाई, मकान उपयोग नहीं कर पा रहे और फिर भी पैसा देना, ठीक है, फिर भी पैसा देना पड़ रहा है तो नुकसानदायक जरूर हो गया है मसला पक्षकारों के लिए। पक्षकारों के लिए मीनिंग भाई वचनदाता के लिए नुकसानदायक जरूर हो गया, अपने वचन का पालन उसके लिए कठिन जरूर हो गया, दुर्भर जरूर हो गया, लेकिन असंभव हो गया ये कैसे मान लें। और इसमें तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने आगे चल के एक तर्क दिया, उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। वो तर्क बहुत बढ़िया है तो वो हमें बहुत पसंद भी आया। हमारे उच्चतम न्यायालय ने बढ़िया बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि बात अभी हम बता देते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। उन्होंने इसी ढंग की संविदा में कहा, उन्होंने कहा कि संविदा की असंभवता का सिद्धांत है ये। इसका मतलब यह हुआ कि संविदा में जिस काम को करने का वचन दिया गया था वो यदि न किया गया हो, ठीक है, न किया गया हो, यानी संविदा का पालन अभी नहीं हुआ है और बीच में कोई घटना घट गई, ठीक है, तब हम ये सोचेंगे कि धारा 56 के उपयोग के लिए कोई अवसर है या नहीं। लेकिन संविदा में जिस काम को किया जाना था वो हो गया, अर्थात संविदा निष्पाद्य नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, निष्पादित है, एग्जीक्यूटेड है, तो 56 का मतलब ही कहां बनता है भाई? फिर तो 56 के उपयोग का कोई अवसर ही नहीं है क्योंकि संविदा असंभव हो गई, इसका मतलब वो अभी हुई नहीं, ठीक है, और कुछ हुआ और वो असंभव हो गई। जो हो चुका वो कैसे असंभव हो जाएगा? जो हो चुका वो तो असंभव हो ही नहीं सकता, तो बात ही गलत है। तो उनका पट्टा तो हो चुका, पट्टे की जो संविदा है वो तो हो चुकी। हां, अगर पट्टे की संविदा हुई और संपत्ति का कब्जा ये अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, तब बात अलग है, तब धारा 56 लागू हो सकती है।
लेकिन पट्टा हुआ और कब्जा ट्रांसफर हो गया, तब तो बात खत्म हो गई, तब तो धारा 56 के प्रयोग के लिए अवसर ही नहीं है। लेकिन ये बात हमारे उच्चतम न्यायालय ने आगे कही है, प्रसंगवश हमने अभी बता दी है। अभी तो पैराडाइन वर्सेस जेन का मामला है, शुरुआत हो रही है बात की। तो कोर्ट ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि वचनदाता के लिए वचन का पालन असंभव हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। शब्द असंभव है, हालांकि यह हमारा कानून है। धारा 56 नहीं डिस्कस हो रही थी पैराडाइन वर्सेस जेन में, क्योंकि धारा 56 तो भारतीय संविधान अधिनियम का भाग है और मामला इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड में भारतीय संविधान अधिनियम थोड़ा लागू हो जाएगा। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा कि दुनिया की जो विधिक व्यवस्थाएं होती हैं उनमें सिद्धांत लगभग एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां जो धारा 56 है संविदा के नैराश्य के सिद्धांत के संबंध में, ऐसी ही धारा इंग्लैंड में भी है। तो इंग्लैंड में संविदा के नैराश्य के सिद्धांत के बाबत बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि वचनदाता के लिए असंभव हो गया मामला, यह कैसे मान लिया जाए, यह कैसे मान लिया जाए। नुकसानदायक है यह माना, दुर्भर है माना, कठिन है माना, लेकिन मकान तो नष्ट नहीं हुआ, मकान तो है ना, धस गया, रहना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि संविदा का पालन असंभव हो गया, यानी वचनदाता के द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया, यह नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि जो वचन दिया था वचनदाता ने वो अप्रतिबंधित था, किसी शर्त पर आधारित नहीं था, या तो शर्त पर आधारित होता, ठीक है, कि भाई अगर धस गया तो हम नहीं देंगे किराया, ठीक है, अगर उपयोग नहीं हो पाया तो नहीं देंगे। निबंधन और शर्तें तो आप तय करेंगे कि हम तय कराएंगे? तो आपने जैसी तय की, हम तो सिर्फ इतना देखेंगे कि क्या कानून के मुताबिक वे शर्तें हो सकती हैं, और अगर हम पाएंगे कि यस हो सकती हैं वे शर्तें, तो हमें क्या मतलब, हम तो संविदा का पालन कराएंगे, या जो पालन के लिए उत्तरदायी होगा उसे उत्तरदायी ठहराएंगे। तो इसमें कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि संविदा अप्रतिबंधित है, संविदा अप्रतिबंधित है और सकारात्मक काम करने के लिए है, अप्रतिबंधित है और सकारात्मक काम करने के लिए, अर्थात संविदा में उपयोग संबंधी, समय संबंधी कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं। संविदा में जो वचनदाता का वचन है उसके पालन के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है, इसलिए संविदा अप्रतिबंधित है और सकारात्मक काम करने के लिए है। वचनदाता ने स्वयं कहा कि हम किराया देंगे, तो अप्रतिबंधित और सकारात्मक काम करने के लिए अगर संविदा है तो परिस्थितियों में कैसा भी परिवर्तन हो जाए, सीधा सिद्धांत दे दिया का अप्रतिबंधित और सकारात्मक काम करने के लिए यदि संविदा है तो कैसा भी परिवर्तन हो जाए, हम ये नहीं मानेंगे कि वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन असंभव हो गया है, क्योंकि स्वयं वचनदाता ने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अपने द्वारा सकारात्मक कार्य करने पर नहीं लगाया है, और हमारा यह काम नहीं है कि हम वचनदाता की ओर से या वचनदाता के प्रतिनिधि के तौर पर वचनदाता के लिए शर्तों का निर्माण करें, यह हमारा काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अप्रतिबंधित और सकारात्मक काम करने का दायित्व वचनदाता ने अपने सिर लिया, इसलिए असंभव नहीं मानेंगे। होगा नुकसानदायक हुआ होगा, तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि धस जाए, ऐसा भी हो सकता है पानी इसमें आ जाए, ठीक है, तो तुम्हें सोचना चाहिए था और तुम्हें शर्तें लगानी चाहिए थी,
तो तुमने तो लगाई नहीं, तुमने तो अप्रतिबंधित रूप में और सकारात्मक कार्य करने का वचन दे दिया, तो करो। ठीक है, इसमें असंभव कैसे हो गया? असंभव हो जाता तो हम मानते, मध्यवर्ती घटना के कारण तब संविदा शून्य हो सकती थी। लेकिन यहां से कुछ चीजें तो निकली। क्या प्रतिबंधित और सकारात्मक काम करने के लिए अगर संविदा है तो असंभव नहीं मानेंगे? किन स्थितियों में मानेंगे अभी ये नहीं कहा, अभी उस दिशा में कुछ भी नहीं कहा है, केवल इतना बताया कि अप्रतिबंधित और असंभव काम करने की संविदा यदि वचनदाता ने की है तो फिर हम किसी कारण से वचनदाता के वचन के पालन की असमर्थता को संविदा में उसके वचन के पालन की असंभवता के रूप में मान्यता नहीं देंगे, केवल इतना कहा। अगला मुकदमा आया टेलर वर्सेस कॉब्डेल। उसमें यह बात थी कि अमुक हाल में एक म्यूजिकल कंसर्ट होगी, अमुक हाल में। देखिए, स्थान का बड़ा महत्व हो सकता है, स्थान का बड़ा महत्व हो सकता है। वो कहते ना, वृंदावन के संत वो हो लुटिया चोर। हम वृंदावन के संतों को लुटिया चोर नहीं कह रहे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि वहां कैसे भी हो, उन्हें कहा के उन्हें वृंदावन के संत, ठीक है, हरिद्वार के संत, अयोध्या के वैष्णव, ठीक है, तो स्थान का अपना महत्व है। अगर स्थान के महत्व को स्वीकार न करें, ठीक है, तो हम सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते। स्थान का है अपना महत्व। आप यहां बैठ के कुछ भी कह लो, बुद्धो कौड़ी का आपने अक्सर ही देखा है कि बहुत सारे मामलों में हमने आपको पहले ही बताया कि देखना सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा इसमें, और उसने ठीक वही कहा जब जजमेंट आया। लेकिन हमारे कहने का क्या अर्थ, यहां बैठ के कुछ भी कहो। और यही बात दिल्ली में वो न्यूज चैनल पर बैठ के टाक में कह दो तो साहब आप जाने क्या हैं, ठीक है। तो स्थान के अपने महत्व, सारे सिंगर्स की ये महत्वाकांक्षा होती है कि हम लंदन के अल्बर्ट हॉल लंदन में अपनी कंसर्ट में, बड़ा रेपुटेटेड स्थान माना जाता है, तो विशेष स्थानों में कार्यक्रम आयोजित करना, ये वचनदाता का वचन देने का आधार ये हो सकता है। तो टेलर वर्सेस कॉब्डेल में एक हॉल, इसको बुक किया गया एक कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम होता उससे पहले ही हॉल में आग लग गई और वो कार्यक्रम होने लायक ही नहीं बचा। अब सवाल ये उठा कि क्या वचनदाता उसका किराया देने के वचन से मुक्त हो गया है? क्योंकि जो डिसीजन रखा वो कौन सा है, पैराडाइन वर्सेस जैन, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, नष्ट हो जाए, बाढ़ में चला जाए, कुछ हो, आपको किराया देना पड़ेगा। इस आधार पर टेलर वर्सेस कॉब्डेल में फिर यह कहा गया कि वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन असंभव नहीं हुआ है, कठिन जरूर हुआ है, दुर्भर जरूर हुआ है, नुकसानदायक जरूर हुआ है, और इस आधार पर वचनदाता को कोई मुक्ति मिलेगी नहीं। तो न्यायालय ने कहा नहीं भाई, यहां असंभव हो गया है। कारण यह है कि यहां उसने कहा कि इस हॉल में हम म्यूजिकल कंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। अप्रतिबंधित और सकारात्मक संविदा नहीं थी। अप्रतिबंधित और सकारात्मक कार्य करने की संविदा होती तो परिणाम वही होता जो पैराडाइन वर्सेस जैन में हुआ। यह मामला सशर्त था। एक हमने एक दिन और उदाहरण देते हुए बात की थी कि अर्जुन
को इतना कृष्ण समझा क्यों रहे? ठीक है, क्योंकि अर्जुन ठीक बात ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि अपनों को मारकर राज्य, ठीक है, पाने से क्या मिलेगा। इसका मतलब राज्य उसे निस्सार नहीं दिख रहा। अगर उसे राज्य निस्सार दिखता तो जैसे बुद्ध छोड़ के चल दिया राज्य, ठीक है, जैसे स्वयं राम छोड़कर चल दिया राज्य, क्या है, राज्य में रहेंगे वन में रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो मना स्थिति नहीं है अर्जुन की। अगर वो मना स्थिति हो जो राम की है, राम भी तो बाद में राजा बन गए, लेकिन मना स्थिति उनकी राजाओं की नहीं है, क्योंकि युवराज हो रहे थे और तुरंत ही कह दिया गया कि वन चले जाओ, तो वन चले गए, न कोई विषाद न कोई दुख। और जब युवराज हो रहे थे तो भी कोई खुशी नहीं थी, ठीक है, सामान्य था। लेकिन वो कह रहा है कि अपनों को मारकर राज्य लेने से क्या फायदा। इसमें तो अपनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो ठीक, तब फायदा है। वो ये नहीं कह रहा राज्य में क्या फायदा, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा अपनों को मारकर मिले राज्य से क्या फायदा। इसका मतलब अपनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो फायदा है। और बात को बढ़ा दें तो वो कह रहा है कि दूसरों को मारकर राज्य मिल जाए तो भी फायदा है, अपनों को मारकर मिले तो फायदा नहीं। ठीक है, राज्य में फायदा नहीं ये नहीं कह रहा, दूसरों को मारकर मिले तो फायदा नहीं ये भी नहीं कह रहा। इसका मतलब वो यहां तक हिंसक है कि दूसरों को मारकर भी राज्य पाने में फायदा देख रहा है, राज्य में भी फायदा देख रहा है, किंतु अपनों को मारकर राज्य पाने में फायदा नहीं देख रहा है। जबकि राम राज्य में कोई फायदा नहीं देख रहे, मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक। बुद्ध राज्य में कोई फायदा नहीं देख रहे, महावीर राज्य में कोई फायदा नहीं देख रहे, इसलिए अर्जुन की जगह वो खड़े हो तो कृष्ण कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है, बात क्या, तुम नहीं लड़ना चाहते मत लड़ो, ठीक है। लेकिन यहां लड़ने उड़ने की बात ही नहीं है, यहां इसकी मानसिक स्थिति एकदम डिफरेंट है। वो सशर्त बात कह रहा है, अशर्त नहीं कह रहा। ऐसे यहां है, उसने सशर्त संविदा की है, इस हाल में हम संविदा करेंगे, वो सॉरी इस हाल में हम कार्यक्रम करेंगे, और वो हाल ही नष्ट हो गया। ठीक है, हम लोगों के दिमाग फालतू खराब न हो जाएं इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं स्थान का, वरना शाहजहांपुर में भी ऐसे स्थान हैं जहां लोग कार्यक्रम करना बड़ी शान की बात समझते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हमारी शादी तो फला जगह हुई, ठीक है, फला सब मैरिज लॉन में हुई, फला होटल में हुई, फला, तो वहां शादी करना शान की बात समझ रहे हैं। तो संविदा उन्होंने इसीलिए की क्योंकि वहां शादी उन्हें करनी थी और वही शादी नहीं हो पाई। तो टेलर वर्सेस कॉपडेल में कोर्ट ने कहा कि मामला बिल्कुल डिफर है पैराडाइम वर्सेस जेम्स से। वहां मामला अप्रतिबंधित और सकारात्मक काम करने के लिए था, यहां मामला प्रतिबंधित है। सकारात्मक काम करने के लिए जरूर है लेकिन प्रतिबंधित है। उसने कहा किराया देंगे लेकिन यही करेंगे तो ही देंगे, यहां नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, ठीक है ना। तो चूंकि शर्त लगी हुई थी, ठीक है ना, अप्रतिबंधित नहीं थी, वचनदाता का वचन सशर्त था, वचनदाता का वचन अशर्त नहीं था, और मध्यवर्ती घटना ने, ठीक है, उस आधार को खत्म कर दिया। मध्यवर्ती घटना ने उस आधार को खत्म कर दिया जिस आधार पर वचनदाता ने वचन दिया था, ठीक है। क्योंकि वो आधार खत्म हो गया, वचनदाता ने जिस आधार पर वचन दिया था, इसलिए अब वचनदाता से अपने वचन के पालन के लिए कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं।
वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन असंभव हो गया है, यही माना जाएगा। न्यायालय ने कहा जाने कैसे, तो न्यायालय ने कहा कि ये प्रश्न उठाना चाहिए कि परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया है इसमें, ठीक है, वचनदाता की जगह कोई अन्य मनुष्य होता, ठीक है, विवेकवान, साधारण बुद्धि का, और वो करना चाह रहा होता जो वचनदाता ने सोच कर वचन दिया था, ठीक है ना, और ये हो गया होता जो वास्तव में इसमें हो गया है, तो एक साधारण बुद्धि का मनुष्य क्या वो वचन देता जो वचनदाता ने दिया? यदि इसका उत्तर ना है तो फिर वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन असंभव हो गया, यह माना जाएगा। वचनदाता ने एक विशेष हाल में कार्यक्रम करने के लिए हाल को बुक किया था और संविदा की थी। हाल नष्ट हो चुका है, क्योंकि हाल नष्ट हो गया इसलिए वचनदाता की जगह किसी साधारण बुद्धि के मनुष्य को रख दो, तो हाल के नष्ट होने की दशा में या हाल के इस दशा में पहुंच जाने की स्थिति में वो कदापि ये संविदा नहीं करता जो सामने रखी है। इसलिए इस संविदा के पालन के लिए वचनदाता को मजबूर करना ये ठीक नहीं है। तो यहां से एक बात क्या निकली कि संविदा में अगर वचनदाता ने अप्रतिबंधित रूप से वचन के पालन का दायित्व तो अपने सर नहीं लिया, अर्थात सशर्त रूप से वचन दिया है और शर्त की पूर्ति असंभव हो गई, ठीक है, शर्त की पूर्ति असंभव हो गई, उस शर्त की जिसके पालन के या जिसकी पूर्ति के आधार पर वचनदाता ने वचन दिया था, तो यह माना जाएगा कि संविदा में वचनदाता के वचन का पालन वचनदाता के लिए असंभव हो गया है और संविदा शून्य हो जाएगी। तीसरी स्थिति आई किसमें? हेल वर्सेस क्रेनरी, तीसरी स्थिति है। इसमें क्या हुआ जिसकी हमने सुबह भी चर्चा की थी कि स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वचनदाता ने जिस वचन के पालन का वचन दिया हो उस वचन का पालन आज भी संभव हो, लेकिन यानी भौतिक रूप से फिजिकली आज भी उस वचन का पालन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कोई मध्यवर्ती घटना घटी है जिसकी वजह से उस उद्देश्य की आपूर्ति असंभव हो गई जिस उद्देश्य के लिए वचनदाता ने वचन दिया था। वचनदाता ने एक निश्चित उद्देश्य की आपूर्ति हेतु वचन दिया था और उस उद्देश्य की आपूर्ति बदली परिस्थितियों में असंभव हो गई। यद्यपि भौतिक रूप से वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन आज भी संभव बना हुआ है, तो भी चूंकि वचनदाता ने एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना वचन दिया था, इसलिए यह मान लिया जाएगा कि उस उद्देश्य की आपूर्ति जैसे ही असंभव हुई वैसे ही वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन भी असंभव हो गया है। हेल वर्सेस क्रेनरी के तथ्य आपको सुबह बताए थे हमने। क्या हुआ है वचनदाता और वचन ग्रहीता के बीच? मकान किराए पर लिया गया है। क्यों लिया गया है? राजा के राज्याभिषेक का जुलूस देखना है, ठीक है। वचनदाता ने मकान लिया है वचन ग्रहीता का किराए पर, टिकट लगाया है कि राजा के राज्याभिषेक की जो जुलूस निकलेगा उसे लोग देखेंगे, टिकट से आमदनी होगी, उस आमदनी में से किराया देने की बात है। मकान आज भी है, ठीक है, वचनदाता भी आज भी मौजूद है, वचन ग्रहीता भी मौजूद है, वचनदाता भी गरीब नहीं हो गया है। ऐसा भी नहीं कि वचनदाता दिवालिया हो गया, उसके पास किराए के पैसे नहीं बचे, ये भी नहीं है। भौतिक रूप से वचनदाता के द्वारा अपने वचन का पालन किया जाना पूर्ण रूपेण संभव बना हुआ है।
उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी। लेकिन हुआ क्या है, एक मध्यवर्ती घटना घटी है, और वो मध्यवर्ती घटना क्या है, राजा बीमार हो गया। अब राजा के बीमार हो जाने के कारण राज्याभिषेक भले ही हो गया हो, लेकिन राज्याभिषेक की सवारी नहीं निकली। जब राज्याभिषेक की सवारी नहीं निकली तो देखेगा कौन? और जो देखने से इनकम होने वाली थी उसी में से तो किराया देना था। यदि भी नो डाउट वचनदाता के पास अपने पैसे हैं, लेकिन उसने जो संविदा की थी वो एक निश्चित उद्देश्य की आपूर्ति के लिए थी, और वो निश्चित उद्देश्य की आपूर्ति अब संभव नहीं रह गई है, और वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन असंभव मान लिया जाएगा। न्यायालय ने कहा है कि यदि बदली परिस्थितियां हो तो क्या वचनदाता की जगह अन्य कोई विवेकवान मनुष्य उस प्रकार की संविदा करेगा जिस प्रकार की वचनदाता के द्वारा की गई थी? इस बात को देखा जाएगा, और अगर यह पाया गया कि यह बदली हुई परिस्थितियों में भी एक सामान्य विवेक का मनुष्य उस प्रकार की संविदा कर सकता है, तो वचन का पालन असंभव नहीं मानेंगे, अन्यथा मान लेंगे। अगर ये स्थितियां पता होती वचनदाता को तो उसने निश्चित रूप से ये संविदा की ही नहीं होती वचन ग्रहीता से कि हम तो राज्याभिषेक का जुलूस देखने के लिए तुम्हारा मकान किराए पर लेंगे। उन्होंने कहा वचनदाता का जो वचन था वो अप्रतिबंधित नहीं है, अशर्त नहीं है, एक उद्देश्य की आपूर्ति पर आधारित है, और उस उद्देश्य की आपूर्ति अब असंभव हो गई है। इसलिए वचनदाता अपने वचन के दायित्व पालन के दायित्व से मुक्त हो गया है, और अब संविदा शून्य हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ स्थितियां ये, और अभी कई स्थितियां बची हैं। धारा 56 चलेगी 2-3 दिन अभी, ठीक है, क्योंकि धारा 56 ऐसी है जो यहां से लेकर सब कंपटीशनों में पूछी जाएगी, और थोड़ा समझने लायक भी है और मजेदार भी है। तो धारा 56 की शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखें।